हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पिछली वीडियो में ख़त्म कर दिया था, तो पिछली वीडियो में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ाई की थी। तो हमने पढ़े थे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहले जो किया था वो था कोरोजन। कोरोजन क्या होता है और उसको कैसे कॉज्ड किया जाता है। ठीक है। सेकंड था हमारा रेंसिडिटी, मतलब कि खाना सड़ना, वो भी मैंने बताया था। और उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने बताया था पिछली वीडियो में। अगर उस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं बात करती हूँ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के बारे में। तो ये जो वीडियोस हैं, मतलब लेक्चर्स हैं, वो दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन को हम एक में रखते हैं और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो उनको हम एक में रखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एज इट इज पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। कि हम जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको क्यों साफ करना चाहिए एयर में जाने से पहले, हवा में जाने से पहले। ठीक है। उसको बर्न क्यों करते हैं हम यहाँ पे। तो देखो, जो मैग्नीशियम होता है वो बहुत रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। सबसे पहली बात तो पेपर में सबसे पहली बात क्या लिखोगे, जो मैग्नीशियम होता है वो क्या होता है, रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है। सेकंड बात, जो मैग्नीशियम है, अगर मैग्नीशियम को मैं ऑक्सीजन के अंदर स्टोर करती हूँ तो मेरा क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड वहां पे बनेगा। ठीक है। तो दूसरी बात क्या है, व्हेन स्टोर्ड इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ स्टोर करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो कि क्या है, ऑन इट्स सरफेस पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनी, ठीक है, वो फर्दर कैसे किसके साथ रिएक्ट होगी, दोबारा से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगी। तो हम इसको सबसे पहले हम रिएक्शन से पढ़ लेते हैं। देखो, पहली बात आपको याद हो जानी चाहिए अभी तक, जो मैग्नीशियम है वो रिएक्टिव मेटल है। ठीक है। मैं रिएक्शन से कराऊं, जो मैग्नीशियम है फॉर्मूला क्या होता है, Mg। ठीक है। अगर मैं इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊं, ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या था, व्हेन इट स्टोर्ड इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब ये स्टोर होगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, तब फिर यहाँ पे क्या होगा, जो मैग्नीशियम रिबन है वो क्लीन किया जाता है सैंड पेपर से। ठीक है। सैंड पेपर से इसको क्लीन करेंगे। जो इसकी मैग्नीशियम लेयर की जो लेयर्स है, मतलब मैग्नीशियम की जो लेयर्स है उसमें जो भी गंदगी है उनको हटाने के लिए किस पेपर का यूज किया जाता है, यहाँ पे सैंड पेपर का यूज किया जाता है। ठीक है। तो बस यही है इसकी मेन रिएक्शन और क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। तो ये क्या है, वाई शुड, इसको काट देना, ये क्या है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, दिस इज रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है। और जब इसको स्टोर किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, ये क्या बनाता है, लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। और जो लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या होती है, स्टेबल होती है। अब ये स्टेबल होगी, किससे प्रिवेंट करेगी, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन से ये प्रिवेंट करेगी। और जो मैग्नीशियम रिबन है उसको कैसे क्लीन किया जाता है, सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है, उसके अंदर का जो ऊपर का जो डर्ट है उसको हटाने के लिए। बस इतना ही। ठीक है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ऐसे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव हाइड्रोजन क्लोराइड। सबसे पहले आपका काम क्या है, इसको फॉर्मूले में चेंज करना।
आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का क्या होता है, क्लोरीन का क्या होता है और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। ठीक है, H2 हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन Cl2, ठीक है, गिव्स HCl। इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देख के आए होंगे तो आप ये फटाफट कर देंगे। ठीक है, तो बैलेंसिंग में सबसे पहला जो काम होता है वो होता है एटम्स का लिखना, कि हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड, रिएक्टेंट साइड कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है और प्रोडक्ट साइड कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, अब एटम्स कितने प्रेजेंट है यहाँ पे देखो, एक तो हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, लिख दो। ठीक है, कैसे, हाइड्रोजन, एक तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक क्लोरीन प्रेजेंट है, दो एटम यहाँ पे प्रेजेंट है मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये होती है एरो के जो लेफ्ट साइड होती है इसको क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट बोलते हैं, और ये एरो के राइट साइड जो होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ये भी फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के कितने रिएक्टेंट है, कितने रिएक्टेंट के साइड हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, दो एटम है तो दो लिख देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन के कितने एटम है, एक एटम है तो एक लिख देंगे। ठीक है, अब क्लोरीन का देखते हैं, क्लोरीन के यहाँ पे कितने एटम्स प्रेजेंट है, दो एटम्स प्रेजेंट है। यहाँ पे क्लोरीन का कितना एटम प्रेजेंट है, एक एटम प्रेजेंट है। और बैलेंसिंग के लिए रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इक्वल एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। अगर देखो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो प्रोडक्ट साइड भी दो हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। इसको तो हम एक नहीं बना सकते, ये मत कर, इसको तो हम एक नहीं बना सकते, पर इसको अगर मैं दो से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएंगे, दो और दो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको हाइड्रोजन को यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दो से मैंने क्या किया, प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट क्या था ये। ठीक है, हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ, और मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, यहाँ पे कर दिया। तो देखो दो हाइड्रोजन प्रेजेंट आ गए यहाँ पे, पर क्लोरीन में भी चेंज आया है, क्लोरीन भी कितने हो गए यहाँ पे, दो क्लोरीन हो गए। ठीक है, दो हाइड्रोजन हो गए और दो क्लोरीन हो गए। इसको भी मतलब दो से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, दो। तो यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ भी दो हाइड्रोजन है, यहाँ भी दो हाइड्रोजन है, दिख रहे हैं। सेकेंडली यहाँ पे दो क्लोरीन है, यहाँ भी दो क्लोरीन है। जो ये दो है ये पूरे एलिमेंट्स, पूरे कंपाउंड से यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी दो हाइड्रोजन है और यहाँ भी दो क्लोरीन है और यहाँ भी दो क्लोरीन है। इतना समझ में आया। अगर ये दोनों इक्वल हो गए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के एटम्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो इसी को बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अब ये जो बैलेंस, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन दोबारा से लिख देंगे, H2 प्लस में Cl2 गिव्स 2HCl। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मतलब अगली बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के में पढ़ते हैं। सेकंड क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव बेरियम सल्फेट प्लस में एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखो बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, बेरियम क्लोराइड का क्या होता है, BaCl2, दिस इज बेरियम क्लोराइड। ठीक है, प्लस में एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। तो ये Al2SO4 होल थ्राइस मेरा क्या दे रहा है, Al2SO4 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस में एल्यूमिनियम क्लोराइड।
ठीक है, गिव्स, आपको ये फॉर्मूले में कन्वर्ट करने आने चाहिए, तभी आप इस बैलेंस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। क्या होगा, BaCl2 बेरियम क्लोराइड था प्लस में एल्यूमिनियम सल्फेट AlSO4, क्या यही था मेरे पास, बेरियम सल्फेट प्लस में एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 आएगा। ठीक है, मैंने उल्टा कर दिया यहाँ पे, और क्या आएगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट था मेरे पास, और AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड था। अब सबसे पहले देखो, ये तो हो गई मेरे पास एक रिएक्शन। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको बैलेंस करना। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, बताओ, एटम्स लिखना कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, एटम्स। और सेकंड काम क्या होता है, रिएक्टेंट साइड कितने एटम प्रेजेंट है, और प्रोडक्ट साइड कितने एटम प्रेजेंट है। ठीक है, एक साइड तो रिएक्टेंट लिखने हैं और दूसरे साइड क्या लिखने हैं, प्रोडक्ट्स लिखने हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट है और कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम एटम्स लिख लेंगे कि यहाँ पे कितने एटम प्रेजेंट है। देखो कौन कौन से एटम प्रेजेंट है, एक तो बेरियम है Ba, ठीक है, एक क्लोरीन है Cl, एक एल्यूमिनियम है Al, और एक SO4, ठीक है, सल्फेट वाला ग्रुप। तो ये तो मेरे नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हो गए, 4 नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। अब हमें ये देखना है कि रिएक्टेंट साइड कितने हैं और प्रोडक्ट साइड कितने नंबर ऑफ प्रेजेंट है एटम्स। तो बेरियम का सबसे पहले देखेंगे, बेरियम देखो एक है रिएक्टेंट साइड, ये रिएक्टेंट साइड है, वो प्रोडक्ट साइड है। यहाँ पे देखो एक बेरियम का एटम प्रेजेंट है तो 1 लिख देंगे, प्रोडक्ट साइड भी एक ही है तो 1 लिख देंगे। इतना क्लियर है। अब सेकंड एटम की बात करते हैं, जो क्या है मेरे पास, क्लोरीन। यहाँ पे देखो क्लोरीन के 2 एटम हैं, ठीक है, तो 2 लिख दो। यहाँ पे देखो क्लोरीन के कितने एटम हैं, 3 एटम है मेरे पास, तो 3 लिख देंगे। एल्यूमिनियम की तरफ चलते हैं, एल्यूमिनियम के कितने एटम हैं, 2 एटम है मेरे पास, 2 लिख देंगे। यहाँ पे एल्यूमिनियम के कितने एटम हैं, 1 एटम है, 1 लिख देंगे। ठीक है, अगले एटम की तरफ चलते हैं, SO4 सल्फेट। यहाँ पे देखो 3 एटम्स प्रेजेंट है इसके, ठीक है, तो 3 लिख दो। इतनी बात समझ में आई। वहां पे देखो एक ही है, पूरा ये एक ही तो है SO4 का, तो 1 लिख देंगे। इतनी बात क्लियर है, आगे चलूं। ठीक है, अब देखो बेरियम तो 1-1 है, ऑलरेडी बैलेंस, इसको कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं है। अब अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो ध्यान से देखो, क्लोरीन यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा, 6 आएगा। तो रिएक्टेंट साइड मैंने क्या किया है, क्लोरीन को 3 से मल्टीप्लाई किया। ये रिएक्टेंट साइड है, ये क्लोरीन है, इसको मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है। क्लोरीन कितने हो गए, 6 हो गए, 2 ये और 3 ये, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 क्लोरीन हो गए। कितने हो गए, 6 क्लोरीन हो गए। इतना समझ में आया। अब मैं प्रोडक्ट्स की साइड पढ़ती हूँ, यहाँ पे मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है। लो भाई ये क्लोरीन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ गया, 2 × 3 कितना हो गया, 6। यहाँ भी कितने क्लोरीन हो गए, 6 क्लोरीन हो गए। इतना समझ में आया। पर यहाँ पे बेरियम को फर्क पड़ा है ना, यहाँ पे बेरियम को फर्क पड़ा। कैसे, मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे बेरियम के जो एटम्स है वो कितने हो गए, 3 एटम हो गए। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड भी 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 1 × में 3 से क्यों किया, क्योंकि क्लोरीन के साथ अटैच है। अगर मैं क्लोरीन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो बेरियम में भी फर्क आएगा, बेरियम भी 3 हो जाएगा। अब यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, गलत हो गया। अब इसको भी मैंने क्या बनाना है, 3 बनाना है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 से तो कितना आ जाएगा, 3। तो मैंने प्रोडक्ट की साइड क्या किया है, बेरियम को मल्टीप्लाई किया है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे 3,
क्यों लिखा मैंने? क्योंकि यहाँ पे बेरियम 3 है तो यहाँ भी 3 होने चाहिए, इसलिए मैंने वहां पे क्या लिखा? 3 लिख दिया। ठीक है, अब एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं। देखो ये तो हो गए दोनों इक्वल। एल्यूमिनियम की करते हैं। यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम कितना है? 2 है ना, यहाँ 1 है। अब मैंने अगर जब 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था तो एल्यूमिनियम भी यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का चेंज आया था। तो एल्यूमिनियम को भी कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि वो वहां से फिर 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो वो ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, 2 एल्यूमिनियम, देखो 2 एल्यूमिनियम यहाँ है और 2 एल्यूमिनियम यहाँ है। इतनी बात क्लियर है। आगे चलते हैं, सल्फेट का देखते हैं। SO4 3 थे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1 था। जब मैंने बेरियम को 3 से मल्टीप्लाई किया तो सल्फेट में भी चेंज आया। SO4 भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, लो कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? 3 और 3 इक्वल। 2 एल्यूमिनियम यहाँ, 2 एल्यूमिनियम यहाँ इक्वल। ठीक है, ऐसे ही 6 क्लोरीन यहाँ, 6 क्लोरीन यहाँ, ये भी इक्वल। और बेरियम 3 और 3 इक्वल, हैंस बैलेंस्ड। ये जो है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ जाती है। और ये जो क्वेश्चन है, ऐसे वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं पेपर में। आप इसको कैसे कर सकते थे, पर ये तो सल्फेट दे रखा था ऐसे क्वेश्चन में। आप सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग करके करते तो वो भी मुश्किल पड़ जाता, वो लेंदी पड़ जाता। तो मैंने क्या किया, SO4 को एक ही तरफ कर लिया। ठीक है, कुछ नहीं करना, सारा मल्टीप्लाई और नंबर्स का खेल है। यहाँ पे आपको रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को इक्वल बनाना है, और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो शुरू से प्रैक्टिस करते चलिएगा, तभी मैंने छोटी रिएक्शन से लेके बड़ी रिएक्शंस की तरफ मूव किया है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव हाइड्रोजन क्लोराइड। सेकंड भी हो गया। अब बारी आती है थर्ड की, सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, क्या था? सोडियम प्लस वाटर, Na होता है सोडियम, प्लस में वाटर H2O गिव्स व्हाट? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस में H2। ये हमारी क्या थी? रिएक्शन है। ठीक है, अब सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है? एटम्स लिखना। ये तो आपको पता लग गया होगा, एटम्स, कितने एटम प्रेजेंट है। सेकंड जो स्टेप होता है कि रिएक्टेंट साइड कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। ठीक है, प्रोडक्ट साइड कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट। ठीक है, अब एटम यहाँ पे कौन कौन से प्रेजेंट है? एक तो सोडियम लिख लो, Na प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। 3 एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखना है रिएक्टेंट साइड कितने हैं और प्रोडक्ट साइड कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। तो रिएक्टेंट साइड ये होती है, पता है? ठीक है, करते हैं। तो जो Na है कितना है? 1 नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, तो 1 लिख देंगे, एक ही तो है Na। ठीक है, प्रोडक्ट साइड सोडियम कितना है? 1 है, ये तो ठीक है, हो गया। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2। आपको नंबर ऑफ एटम काउंट करने आने चाहिए। ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो, 1 हाइड्रोजन तो ये रहा, 2 हाइड्रोजन ये रहे, तो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ कितना ऑक्सीजन है? यहाँ भी 1 ही ऑक्सीजन है। अब देखो, सोडियम और ऑक्सीजन तो बैलेंस है, बात किस पे अटकेगी? हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करें? इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो कर दो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो, सोडियम में भी फर्क पड़ा, ठीक है, और ऑक्सीजन में भी चेंज आया। ठीक है, सोडियम में कितने का आया? प्रोडक्ट साइड लिखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी हुआ 2 आया, और ऑक्सीजन में भी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे अगर 2 सोडियम है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 रह गया और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। तो अगर इस ऑक्सीजन को, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है, इस ऑक्सीजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस ऑक्सीजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए, 4 हो गए, है ना। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई ऑक्सीजन हुआ है तो साथ के साथ हाइड्रोजन भी तो हुआ है, तो ये कितने हो गए, 4 हो गए। और यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, 2 हाइड्रोजन ये रहे और 2 हाइड्रोजन ये रहे, तो कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो ये है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ भी मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से, ठीक है। ये वाले हाइड्रोजन अब यहाँ पे काउंट हुए हैं तो यहाँ पे भी कितना हो गया, 4 आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चलो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा हुआ फिनिश। तो मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। देखो बैलेंसिंग का तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिर आ गया, ठीक है। देखो, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो सबसे पहला है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, ठीक है, BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4 in water reacts with insoluble barium sulfate and solution of सोडियम क्लोराइड। आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा और पहले तो आपको क्या करना है, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, फिर इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्या है, BaCl2, ठीक है, प्लस में सोडियम सल्फेट Na2SO4 रिएक्ट्स विद किसके साथ, इनसॉल्युबल वाटर के साथ, रिएक्ट इन वाटर रिएक्ट्स विद, ये काट देना सर, कंफ्यूज हो गई मैं, ठीक है। इन वाटर रिएक्ट्स टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, BaSO4 देगा और NaCl बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो BaCl2 प्लस में Na2SO4, ये रिएक्शन होगी। BaCl2 बेरियम क्लोराइड reacts with sodium sulfate Na2SO4 gives barium sulfate BaSO4 प्लस में NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये था, ओके। अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स लिख लेंगे, एटम्स, ठीक है, और रिएक्टेंट साइड कितने नंबर ऑफ एटम हैं और प्रोडक्ट साइड कितने नंबर ऑफ एटम हैं वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले एटम्स लिखेंगे। एटम देखो, बेरियम है, क्लोरीन है, ठीक है, फिर क्या है, सल्फेट प्रेजेंट है और सोडियम प्रेजेंट है, 4 एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। रिएक्टेंट साइड बेरियम कितना है, 1, प्रोडक्ट साइड बेरियम कितना है, 1, ठीक है। क्लोरीन कितने प्रेजेंट है, रिएक्टेंट साइड 2 क्लोरीन प्रेजेंट है, प्रोडक्ट साइड क्लोरीन कितने प्रेजेंट हैं, 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन प्रेजेंट, ठीक है, ओके। सल्फेट कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, 1 है। सोडियम यहाँ पे देखो 2 सोडियम प्रेजेंट है, वहां पे कितना है, 1 प्रेजेंट। इतनी बात समझ में आई। तो बेरियम तो 1 है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं क्लोरीन की। अब देखो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड क्लोरीन कितने हैं, 2 है, और प्रोडक्ट साइड कितना है, 1 है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं प्रोडक्ट को, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 करते हैं, क्लोरीन का है ये रहा, तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो सोडियम में भी चेंज आएगा, ठीक है। तो सोडियम यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सोडियम तो हो गया इक्वल, ठीक है। यहाँ भी 2 सोडियम, वहां भी 2 सोडियम। अब तो देखो बैलेंस्ड है, यहाँ भी 2 क्लोरीन, वहां भी 2 क्लोरीन, ठीक है। यहाँ भी 1 सल्फेट, वहां भी 1 सल्फेट, और सोडियम 2 और 2 हो गए। हैंस बैलेंस्ड, हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। ये इतनी मुश्किल नहीं थी,
ठीक है, पर फिर भी आपको क्या करना आना चाहिए, फॉर्मूले में कन्वर्ट करना आना चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ, 9 से क्या सिखाते हैं आपको, कैसे फॉर्मूले बनाते हैं, ठीक है, आपको वो आना चाहिए। ओके, हमारी जो नेक्स्ट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन reacts with hydrochloric acid solution to produce sodium chloride and water। तो NaOH किसके साथ रिएक्ट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, सॉरी। तो यहां पे NaOH reacts with hydrochloric acid to give NaCl प्लस में H2, ये आप बनाना सीख जाएंगे, ठीक है, आयंस में कन्वर्ट करिएगा आप, हायर क्लासेस में सीखेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं एज यूजुअल, रिएक्टेंट साइड कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो लिखेंगे, फिर प्रोडक्ट साइड कितने नंबर ऑफ एटम है वो लिखेंगे, और फिर इनको क्या बनाना है, इक्वल बनाना है। यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ एटम लिखते हैं, सोडियम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और क्लोरीन प्रेजेंट है, 4 नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, ठीक है। अब देख लेते रिएक्टेंट साइड कितने प्रेजेंट है और प्रोडक्ट साइड। सोडियम देखो यहाँ पे 1 सोडियम प्रेजेंट है, यहाँ भी कितना है, 1 सोडियम प्रेजेंट है। ऑक्सीजन यहाँ 1 प्रेजेंट है, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे देखो 2 प्रेजेंट है, वहां भी कितने हैं, 2 है, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे 1 है, वहां भी 1 है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक है, और LHS इज इक्वल टू RHS, और फिर से आपको नीचे ये रिएक्शन लिखनी है। ये वे होता है पेपर में आप कैसे बैलेंसिंग इक्वेशंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दोबारा भी बैलेंस करने के बाद एक बार और आपको पूरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गए हमारे, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन का अगले पेज पे जो क्वेश्चंस है वो है, सबसे पहला क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। आपको पता होना चाहिए वाइट वॉशिंग में कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम भी जिसको बोलते हैं ना, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे यूज किया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है, और एज इट इज भी आ सकते हैं, कोई चेंज जिसमें ना हो वो NCERT से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो इसमें क्या पूछा है कि बताओ X एक सॉल्यूशन है, एक सब्सटेंस है, वो किस में यूज किया जाता है, वाइट वॉशिंग में। तो बताओ वो X सब्सटेंस क्या है और उसका केमिकल फॉर्मूला बता दो। जो वाइट वॉशिंग में यूज होता है वो होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इतना लिख दिया तो 1 नंबर यहाँ पे आपको मिल गया, फॉर्मूला लिख दिया और नाम लिख दिया, 1 नंबर मिल गया। सेकंड वो पूछ लेगा रिएक्शन बता दो, क्या पूछा है वहां पे, यहाँ पे इसने जो एक सब्सटेंस है उसको अगर मैं पानी के साथ रिएक्ट करती हूँ तो मेरा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो देखो जो CaO है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, उसको अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट करती हूँ, देखो ये पिछली फर्स्ट वीडियो में भी ये रिएक्शन कराई गई थी, मतलब जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आते हैं आपके चैप्टर में से ही आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है। रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव स्लेक्ड लाइम, मैंने बताया था ना, स्लेक्ड लाइम बनाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको रिएक्शन, अगर आपने रिएक्शन लिख दी तो यहाँ भी कितने नंबर मिल जाएंगे, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। देखो ये रही CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, क्विक लाइम। अगर ये रिएक्ट्स विद वाटर, पानी के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। और ये कैसे बना,
वो तो आप इसको अगर आप आयंस में ब्रेक करेंगे तब आपको पता लगेगा। जैसे H2O है, ठीक है, H2O कैसे ब्रेक होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है, और CaO है, ठीक है, जो CaO है कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और H पे O नेगेटिव, O है ना यहाँ पे, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव CaO, सॉरी कैल्शियम Ca और Ca नेगेटिव OH, यहाँ आ जाएगा, 1 मिनट कर रुकना सर, यहाँ भी 2 नेगेटिव, यहाँ भी 2 पॉजिटिव, ठीक है। ये तो मैं एक्स्ट्रा बात बता रही हूँ सर, बताऊँ या ना बताऊँ, है ना, छोड़ दूँ, इतना छोड़ देना। तो ये जो प्रोडक्ट है वो कैसे आया, आयंस को ब्रेक करके आया, ठीक है। अगर आप इसको तोड़ोगे तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा स्लेट लैम्प। तो इसमें कितने नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हूँ। अगला क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, ओके, why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? इससे पूछा है जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज हो जाता है जब हम कोई भी आयरन नेल डालते हैं। देखो मैंने रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ाया था, ठीक है। अब उस आयरन को अगर मैं कॉपर सल्फेट के अंदर डालूंगी तो मेरी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, देखते हैं कैसे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो आयरन सल्फेट का, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो ग्रीन कलर में बदल जाएगा। बस ये चेंज आता है जब आयरन नेल को, आयरन क्या होता है Fe, ठीक है, रिएक्शन से समझते हैं, प्लस में कॉपर सल्फेट क्या होता है CuSO4। देखो यहाँ पे जब आयरन कॉपर सल्फेट में डाला जाता है तो यहाँ पे क्या होती है, देखो कम रिएक्टिव मेटल ज्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ डिस्प्लेस हो जाता है। मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस में जो कॉपर है वो बाहर चला जाएगा। इसमें क्या होता है, जो आयरन का कलर होता है यहाँ पे ब्लू कलर होता है यहाँ पे सॉल्यूशन का, ठीक है। जब ये आयरन में डाला जाता है तब इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। आयरन जब इसमें कलर डाला जाता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है। वो जो कलर होता है वो कौन सा होता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। ये जो कॉपर मिलेगा आपको ग्रीन कलर का मिलेगा, बस यही एक चेंज आता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि कलर क्यों चेंज होता है। यहाँ पे देखो, व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट, ये आयरन नेल है कॉपर सल्फेट में डाला गया है। कॉपर सल्फेट कौन सा कलर है, ब्लू कलर है, ठीक है। आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। जो आयरन है वो कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा फ्रॉम द कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब जो कलर में चेंज आएगा वो आएगा ग्रीन कलर। जो FeSO4 का जो कलर आएगा वो क्या आएगा, ग्रीन कलर, और यहाँ पे कॉपर बाहर चला जाता है, ठीक है। जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का वो फेड हो जाता है और यहाँ पे नया कलर क्या आता है, ग्रीन कलर आता है। आपको कलर बताना होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में, और क्या बताना होगा, रिएक्शन बतानी होगी बस। क्या रिएक्शन, जब आयरन को कॉपर सल्फेट में डाला जाता है तब क्या होता है, और पहले कौन सा कलर था और रिएक्ट होने के बाद कौन सा कलर आता है, बस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, identify the substance that are oxidized and the substance that are reduced in the following reaction। देखो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, उसी के बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आपको बताना है इन दोनों रिएक्शन में कौन सा जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस जो है वो रिड्यूस हो रहा है। ध्यान से देखना, रिएक्शन लिख देती हूँ दोबारा से, Na प्लस में O2 gives 2, यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस है, अगर बैलेंस नहीं भी होती तो आप लिख सकते थे बैलेंस करके, क्योंकि अब हमें तो बैलेंसिंग आती है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो सोडियम, ध्यान से देखेंगे, सोडियम यहाँ पे जाके एक ऑक्सीजन ऐड कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में, फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है,
ऑक्सीडेशन। देखो सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो आंसर क्या, देखो सोडियम इज ऑक्सीडाइज एंड गेन ऑक्सीजन, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन सेकेंड में देखेंगे, ठीक है, एंड ऑक्सीजन गेट रिड्यूस्ड, यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, इसको कट कर देंगे। इसमें मैं कंफ्यूज हो गई। ठीक है, तो देखो सोडियम यहाँ पे एक ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन। अगली रिएक्शन देखो, CuO लिखती हूँ, कॉपर ऑक्साइड, CuO प्लस में H2 गिव्स Cu प्लस में H2O। तो देखो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ध्यान से देखो इस रिएक्शन में, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ जाके ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि रिडक्शन, ठीक है। और ऑक्सीजन का देखो, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो अगर देखो अब इस रिएक्शन में दोनों चीजें पॉसिबल हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, तो क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन पेपर में देखने को नहीं मिल सकता, तो ध्यान से करिएगा सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बस इन टेक्स्ट क्वेश्चन करे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट लगता है, अगर कुछ भी मिस्टेक हुई होती है, तो आप कमेंट करके प्लीज जरूर बताना। अगली वीडियो में मैं बात करूंगी इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में एज इट इज आ जाते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है। थैंक यू।